आदरणीय साथियों प्रणाम। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं मतदान के दिन संभावित विशेष प्रकरणों के संबंध में। साथियों, सामान्यतः ये प्रकरण नहीं होते हैं या इनमें से कुछ ही प्रकरण मतदान केंद्र पर उपस्थित होते हैं। उसके बावजूद भी इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। बाय द वे, आपके मतदान केंद्र पर इनमें से कोई एक परिस्थिति आ गई तो कहीं मतदान दल यानी आप और आपके साथी चिंतित न हो जाएं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी स्थिति होने पर उसका क्या निराकरण होता है और उसके क्या परिणाम होते हैं। हमने इस वीडियो में आपके लिए कुल मिलाकर इस तरह के 10 प्रकरणों को समाहित किया है। निविदत्त मतपत्र, चुनौती वाला मतपत्र, टेस्ट वोट, दृष्टिहीन और अशक्त मतदाता द्वारा मतदान, उम्र कम प्रतीत होना, मत न देने का विनिश्चय करना, मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करना, एएसडी वोटर, ईडीसी वोटर और प्रॉक्सी। आइए एक एक करके इनके बारे में संक्षेप में जानते हैं। साथियों, निविदत्त मत उस मत को कहते हैं जो मतपत्र से डाला जाता है, यानी यह एक ऐसा मतपत्र होता है जिसे हम कंट्रोल यूनिट के माध्यम से या बैलेट यूनिट का बैलेट बटन दबाकर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि परंपरागत ढंग से आपको एक छपा हुआ मतपत्र प्राप्त होता है, उस पर निविदत्त मत का अंकन किया जाता है। यह परिस्थिति कब बनती है? जब वास्तविक मतदाता मतदान करने के लिए आता है और पता चलता है कि उसके नाम से पहले ही कोई मतदान कर चुका है। ऐसी गड़बड़ी तब होती है जब मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा ध्यानपूर्वक निर्वाचक नामावली में तिर्यक रेखा नहीं खींची जाती है, चिन्हांकन नहीं किया जाता है, या फिर जो मतदान अभिकर्ता होते हैं वो ठीक से मतदाताओं को पहचानते नहीं, तब कोई गलत व्यक्ति वोट डाल जाता है या गलती से नाम कट जाता है। अब जब वास्तविक मतदाता मतदान करने के लिए आता है तब उसे हम एक निविदत्त मतपत्र देते हैं। प्रत्येक मतदान दल के पास 20 निविदत्त मतपत्र होते हैं। उसमें से जो पहले क्रम का मतपत्र है, ध्यान रखिए साथियों, पहले क्रम का मतपत्र ही पहले मतदाता को देंगे, और यदि इसके बाद और निविदत्त मतदान होता है तो क्रम से हम मतपत्र देते रहेंगे। निविदत्त मतपत्र पर शाही से मतांकन किया जाता है और इसके लिए एक विशेष लिफाफा होता है। उस लिफाफे में हम निविदत्त मतपत्र को रख देते हैं। एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप में हम एंट्री भी कर देते हैं। ध्यान रखिए कि जब निविदत्त मतपत्र डलता है तो इसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में नहीं की जाती है। मतदाता रजिस्टर में इसका उल्लेख नहीं होता है। दूसरा प्रकरण देखिए, चुनौती वाले मतपत्र का। साथियों, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई मतदाता मतदान करने के लिए आता है और आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता उसकी पहचान को चुनौती देते हैं, यानी मतदाता कहता है कि मेरा नाम ए है और मैं इसी मतदान केंद्र का मतदाता हूँ, और वहाँ उपस्थित एजेंट में से कोई एजेंट कहता है कि नहीं, यह ए नहीं है बल्कि कोई और व्यक्ति ए बनकर आ गया है। जब ऐसी चुनौती दी जाती है तो उसकी जांच की एक प्रक्रिया होती है, और जांच की प्रक्रिया में सबसे पहले आरोप लगाने वाले एजेंट को कहा जाता है कि आप साबित कीजिए कि यह मतदाता नहीं है जिस नाम से मतदान करने के लिए आया है। एजेंट के द्वारा सबूत पेश कर दिए जाने के बाद एक मौका मतदाता को भी दिया जाता है कि भाई आप बताइए कि आप वही मतदाता हो जिस रूप में आप मतदान करने के लिए आए हैं। ईपिक के अलावा और जो कुछ भी आपके पास पहचान के दस्तावेज हैं वो बताइए। आपके परिवारजन के नाम बताइए जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो बीएलओ साहब जो होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, चूँकि वो उस मतदान केंद्र के प्रत्येक व्यक्ति को जानते हैं, प्रत्येक मतदाता को जानते हैं, तो उनसे भी सहायता ली जाती है। ऐसी पूरी जाँच की जाती है। जब इस तरह का आरोप लगाया जाता है तो 2 रुपये की फ़ीस भी ली जाती है, उसकी रसीद काटी जाती है, और जांच पड़ताल के बाद अगर यह पाया जाता है कि चुनौती सही नहीं है तो चुनौती को खारिज कर दिया जाता है। 2 रुपये की राशि जब्त कर ली जाती है और मतदाता को मतदान करने की अनुमति दे दी जाती है। और यदि यह पाया गया
कि चुनौती सही है, व्यक्ति गलत मतदाता बनकर आया है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और चुनौती की जो राशि थी, फीस थी 2 रुपया, वो उस एजेंट को वापस कर दी जाती है क्योंकि उनकी चुनौती साबित हो गई। साथियों, आगे बढ़ते हैं, हम टेस्ट वोट के बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। टेस्ट वोट एक नहीं के बराबर आने वाली स्थिति है, ऐसा हमने सुना है। कहीं पढ़ने को तो नहीं मिला कि अभी तक भारतवर्ष के निर्वाचन के इतिहास में केवल एक ही बार टेस्ट वोट की स्थिति आई थी और उसमें टेस्ट फेल हो गया था। ऐसा कब होता है? जब कोई मतदाता मतदान करने के लिए मतदान प्रकोष्ठ में जाता है और बैलेट यूनिट का बटन दबाता है और वीवीपीएटी में जो पर्ची प्रदर्शित होती है उसके बारे में वो यह कहता है कि मैंने वोट ए को दिया, लेकिन वीवीपीएटी की पर्ची बी बता रही है, अतः यह मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। ऐसा वो अपनी बात रखता है, आरोप लगाता है। उसे 1-2 बार पूछा जाता है कि भैया आपने बहुत ध्यान से देखा है? वो कहता है हाँ, मैंने ध्यान से देखा है और मैं कंफर्म हूँ कि आपकी मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही है और इसकी टेस्ट होनी चाहिए। तब उससे एक घोषणा भरवाई जाती है, एक प्रारूप होता है और यह भी बताया जाता है कि अगर आपका आरोप गलत साबित किया गया तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, आपको सज़ा होगी, आपको जुर्माना भी देना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपनी बात पर अडिग रहता है तो ऐसी स्थिति में टेस्ट वोट की स्थिति बनती है। यानी अब चूंकि मशीन का टेस्ट किया जा रहा है तो टेस्ट करने के लिए एक वोट और डाला जाता है, जिससे यह कंफर्म करना है कि क्या जिस कैंडिडेट को वोट दिया जा रहा है उसी की पर्ची निकल रही है या नहीं। चूँकि यह टेस्ट किया जा रहा है इसलिए इसको टेस्ट वोट कहते हैं और टेस्ट वोट करने का काम भी उसी मतदाता के द्वारा किया जाता है। एक बार पुनः मतदाता रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है, पूरा उसका विवरण लिखा जाता है, टिप्पणी वाले कॉलम में टेस्ट वोट लिखा जाता है और अब जब वो टेस्ट वोट करने के लिए जाएंगे तो पीठासीन अधिकारी भी उनके साथ जाएंगे, मतदान अभिकर्ता भी उनके साथ जाएंगे और उनको कहेंगे कि ठीक है, अब आप अपने पसंद के अभ्यर्थी के सामने का बटन दबाइए और सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि कौन सा बटन दबाया गया है और कौन सी वीवीपीएटी की पर्ची प्रदर्शित हो रही है। इस प्रक्रिया में अगर यह पाया गया कि उनका आरोप गलत था, जिस अभ्यर्थी को वोट दिया जा रहा है उन्हीं की पर्ची प्रदर्शित हो रही है, तो टेस्ट में वो फेल हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें सजा भुगतने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, पुलिस के हवाले कर देंगे। मतदाता रजिस्टर में जहाँ पर इसकी एंट्री की गई है, टिप्पणी वाले कॉलम में हम लिख देंगे टेस्ट वोट। मतपत्र लेखा में एक स्थान होता है जहाँ टेस्ट वोट का पूरा विवरण लिखना होता है और उसमें यह भी बताना होता है कि टेस्ट वोट कौन से कैंडिडेट को दिया गया है। इस तरह से यह टेस्ट वोट की प्रक्रिया है। ऐसा अवसर आपके मतदान केंद्र पर नहीं आएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, दृष्टिहीन या अशक्त मतदाता। ऐसे मतदाता हैं जिनको दिखाई नहीं देता या इतने वो अशक्त हो गए हैं कि वे स्वयं मतांकन करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो अपने साथी के साथ वोट डालने के लिए आते हैं। तो इस बात की अनुमति होती है कि कोई वयस्क व्यक्ति जिनकी कम से कम 18 वर्ष उम्र हो, वो साथी के तौर पर मतदान करने के लिए आ सकते हैं। दोनों ही मतदान प्रकोष्ठ में जाते हैं और मतदाता की इच्छा के अनुसार साथी के द्वारा मतांकन किया जाता है। इसमें भी साथी का घोषणा पत्र भरवाया जाता है। साथी की अंगुली पर अमिट शाही भी लगाई जाती है और वह अमिट शाही कहाँ पर लगाई जाती है साथियों, इसके बारे में हमने आपको एक वीडियो बनाकर भी बताया था कि साथी के दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर हम अमिट शाही लगाने का काम करते हैं। यह साथी की सहायता से मतदान हो गया। साथियों, अगर आपके मतदान केंद्र पर इस तरह के मतदाता आते हैं तो घोषणाओं को आप अनिवार्य रूप से भरवाइए और इसकी एक सूची भी होती है, उस सूची को भी आप अनिवार्य रूप से तैयार करवाइए, क्योंकि जिस लिफाफे में आप इस जानकारी को रखेंगे, सामग्री जमा करते समय इस लिफाफे की वहाँ पर चेकिंग होती है। तो इसको आप ध्यान से इस प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला केस है उम्र कम प्रतीत होना। यदि आपके मतदान केंद्र पर कोई ऐसा मतदाता आता है जिसके पास ईपिक भी है और जिसका नाम निर्वाचक नामावली में भी है, लेकिन आपको देखकर प्रतीत होता है कि भाई ये मतदाता 18 वर्ष का नहीं हुआ, 10, 12, 14 साल का ही यह दिखाई दे रहा है, पर चूंकि उसका नाम है निर्वाचक नामावली में,
ईपिक भी है, पहचान का दस्तावेज भी लाया है, तो वोट तो वो देगा ही। लेकिन यहाँ पर हमें उम्र का घोषणा पत्र उससे भरवा लेना है। आपको जो अनेक प्रकार के प्रारूप प्राप्त होंगे उसमें उम्र की घोषणा वाला प्रारूप भी होगा, वह उससे भरवा लेना है और संबंधित लिफाफे में इसको रख देना है और उसको वोट डालने की अनुमति दे देना है। अगला विशेष केस है मत न देने का विनिश्चय करना। साथियों, ये घटना कभी कभी हो जाती है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को बड़वानी जिले की 4 विधानसभाओं में चुनाव हुए, तो हमारे स्वयं के जिले में भी सेंधवा विधानसभा में एक ऐसा प्रकरण हो गया। ये प्रकरण क्या होता है कि कोई मतदाता आपके मतदान केंद्र पर पहुंचता है, पहचान भी सुनिश्चित हो जाती है, अमिट शाही लगाने का काम भी हो जाता है, मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर भी हो गए, मतदाता पर्ची भी बन गई और उसे दे भी दी गई। यह सब प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात वो पर्ची मतदान अधिकारी 3 को देता है और मतदान अधिकारी 3 क्या करता है कि अपने पास रखी हुई कंट्रोल यूनिट में बैलेट की कमांड भी दे देता है और मतदाता को कहता है कि जाइए भाई साहब, आप मतदान प्रकोष्ठ में पहुंचिए और वोटिंग कर दीजिए। लेकिन इतनी सब प्रक्रिया कर लेने के उपरांत वह मतदाता कहता है कि मैं वोट नहीं दूंगा। साथियों, वो ऐसा कह सकता है। जब वो ऐसा कहे कि मैं वोट नहीं दूंगा, तो आप उससे समझाने का प्रयास कीजिए कि आपने संपूर्ण प्रक्रिया कर ली है, केवल अब आपको बैलेट यूनिट में बटन ही दबाना है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो मन में ठान कर ही आया है मतदाता और वो वोट नहीं करना चाहता है, तो फिर उसके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे आप कह सकते हैं ठीक है, आप जाइए और मतदाता रजिस्टर में टिप्पणी वाले कॉलम में आप लिख दीजिए मत न देने का विनिश्चय। पीठासीन अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दें। जब आप मतपत्र लेखा बनाएंगे तो वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा कि मत न देने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। यदि ऐसा कोई प्रकरण आता है तो उसके सामने आप 01 लिख दीजिए। बस ये प्रक्रिया हो गई मत न देने का विनिश्चय करने की। अब इसी से मिलता जुलता एक विशेष प्रकरण है मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करना। साथियों, पीठासीन अधिकारी को कुछ स्थितियों में ऐसा अधिकार प्राप्त है कि वो किसी मतदाता को ये कह सकते कि हम आपको वोट नहीं डालने देंगे। मान लीजिए कोई मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आया, उसने संपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित कर ली, यानी पहचान भी हो गई, उसकी शाही भी लग गई, मतदाता रजिस्टर में उसकी एंट्री भी हो गई, मतदाता पर्ची भी उसकी तैयार हो गई और इसी बीच वो कहता है कि मैं अमुक कैंडिडेट को वोट दूंगा, यानी मतदान की गोपनीयता भंग करता है स्पष्ट तौर पर चिल्लाकर संकेत में, और यह बात ज्ञात हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि उसने मतदान की गोपनीयता भंग कर दी, तो अब उसे मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उसे कह दिया जाएगा कि आप कृपया मतदान केंद्र छोड़कर चले जाइए। अब वो चले गए, मतदान नहीं किया उन्होंने, लेकिन मतदाता रजिस्टर में एंट्री हो गई है, तो टिप्पणी वाले कॉलम में आप लिख दीजिए मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया और पीठासीन अधिकारी वहाँ पर हस्ताक्षर कर दे। जब आप मतपत्र लेखा तैयार करेंगे तो उसमें पुनः आपको एक कॉलम मिलेगा, उसमें पूछा जाएगा कि मतदान देने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। उसके सामने भी आप वह संख्या लिख दीजिए जितने मतदाताओं को आपने अनुज्ञात नहीं किया। अगर 1 है तो 1 लिख दीजिए और नहीं है तो निरंक या 0 लिख दीजिए। अगला केस देखिए, ASD। साथियों, ये एक सूची होती है और प्राय प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए तैयार होती है। ASD में 3 अक्षर हैं और उन 3 अक्षरों से 3 शब्द बनते हैं। A से एब्सेंट, A से शिफ्टेड और D से डेड। साथियों, जैसा आपको ज्ञात है कि निर्वाचन के पूर्व BLO साहब के द्वारा अपने मतदान केंद्र के समस्त मतदाताओं को एक पर्ची बांटी जाती है जिसको हम VIS यानी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप कहते हैं। पर्चियां बांटने के क्रम में अगर कुछ पर्चियां बंटने से रह जाती है, यानी BLO साहब को मतदाता नहीं मिलते हैं, वो पता करते हैं तो पता चलता है कि वो एब्सेंट हैं कई दिनों से, या यह पता चलता है कि वो शिफ्ट हो गए रोजगार आदि की तलाश में, या यह पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी पर्चियां बच जाती है और इन्हीं बची हुई पर्चियों के आधार पर एक लिस्ट बनती है जिसको हम ASD लिस्ट कहते हैं। प्राय प्रत्येक मतदान केंद्र से कुछ पर्चियां बचने की संभावना होती है और यही कारण है कि ASD लिस्ट
अधिकांश मतदान केंद्रों के लिए तैयार होती है। अब मान लीजिए एएसडी लिस्ट तैयार हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपको सामग्री प्राप्त करते समय देख लेना है कि कोई एएसडी लिस्ट है और उसमें कितने मतदाताओं के नाम हैं और निर्वाचक नामावली में उन मतदाताओं का क्या क्रमांक है। मान लीजिए 3 मतदाता हैं, तो आप उन 3 मतदाताओं के क्रमांक के अनुसार निर्वाचक नामावली में पेंसिल से लिख दीजिए कि 37 नंबर का मतदाता एएसडी वाला है, 85 नंबर का है, 110 वाला है। उदाहरण बताएं, जो वास्तविक नंबर है वहाँ पेंसिल से लिख दीजिए। अब मान लीजिए कि मतदान के दिन इन एएसडी मतदाताओं में से कोई मतदान करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ऐसा मतदाता आता है तो चूंकि निर्वाचक नामावली में आपने लिख रखा है, निशान बना रखा है, तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ऐसे मतदाता के आने पर ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देते हैं। पीठासीन अधिकारी उनकी विशेष जांच पड़ताल करते हैं। इपिक के अलावा कुछ और दस्तावेज भी उनसे मांगते हैं कि आप वही मतदाता हो जिसके रूप में आप मतदान करने के लिए आए हैं। फिर इसका एक घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र पर भी एंट्री करवाई जाती है, उसे भी भरवाया जाता है। और जब यह कंप्लीट हो जाता है, यह आश्वस्ति हो जाती है कि यह वास्तविक मतदाता है, किसी कारण से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के वितरण के समय ये उपस्थित नहीं थे, तो उन्हें मतदान करने का अधिकार होता है, वो मतदान करते हैं। एएसडी मतदाता के आने पर यदि आपके मतदान केंद्र पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था है आयोग की तरफ से, फोटोग्राफी की व्यवस्था है, तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी विशेष करके ऐसे मतदाता की करवाई जाती है। इसके अलावा मतदाता रजिस्टर के टिप्पणी वाले कॉलम में भी एएसडी ऐसा लिखा जाता है और इस तरह से एएसडी मतदाता की मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। मतदाता रजिस्टर पर एक काम और किया जाता है एएसडी मतदाताओं के संबंध में। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनके हस्ताक्षर तो लिए ही जाते हैं और साथ ही साथ बाएं हाथ के अंगूठे के निशान भी मतदाता रजिस्टर पर लिए जाते हैं। एएसडी मतदाता के संबंध में ये 2 प्रोसेस की जाती है। अब हम बात करते हैं ईडीसी के बारे में। ईडीसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। ऐसा कोई मतदाता आता है जिसके पास ईडीसी है, तो साथियों ध्यान रखिए कि ऐसे मतदाता का नाम आपके मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली में नहीं रहेगा। ये एक ऐसा मतदाता रहेगा जो किसी अन्य मतदान केंद्र का मतदाता है, लेकिन चुनाव के कार्य में लगा होने के कारण उसके पास ईडीसी है और उस ईडीसी के आधार पर उसे यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपनी विधानसभा के किसी भी मतदान केंद्र में मतांकन कर सकता है, केवल उस मतदान केंद्र को छोड़कर जहां का वह वास्तविक मतदाता है। यानी आप समझ गए होंगे कि अगर कोई मतदाता मान लीजिए कि ए नाम के मतदान केंद्र का मतदाता है, लेकिन उसने ईडीसी प्राप्त कर लिया है, तो अब वह अपने ए नाम के मतदान केंद्र पर मतांकन नहीं कर सकेगा, लेकिन ए के अलावा बी से लगाकर जेड तक जितने भी मतदान केंद्र उसके विधानसभा क्षेत्र में हैं, वहाँ कहीं भी जाकर ईडीसी की सहायता से वोट कर सकता है। यदि ऐसा मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आता है, तो निर्वाचक नामावली में जो आखिरी प्रविष्टि है उसके बाद अगली प्रविष्टि के तौर पर इनका अपने को पूरा विवरण लिख लेना है, नाम लिख लेना है, इनकी निर्वाचक नामावली में इनका कौन सा क्रमांक है आदि पूरी एंट्री हमें कर लेना है, मेल फीमेल जैसी कंप्लीट जो भी स्थिति है वैसी एंट्री कर लेना है। और सामान्य मतदाता के तौर पर ये मतांकन करेंगे, यानी मशीन से वोट डालेंगे और जो मतदाता रजिस्टर है उसमें हम एक टिप्पणी वाले कॉलम में लिख देंगे ईडीसी। इस तरह से ईडीसी के द्वारा मतांकन हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में सामान्यतः ईडीसी की व्यवस्था नहीं होती है, तो ईडीसी मतदाता आने की भी संभावना आपके मतदान केंद्र पर नहीं है। अब एक और विशेष प्रकार का प्रकरण है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी मतदाता। साथियों, हमारे देश में कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्लासिफाइड वोटर सर्विसेज में रखते हैं और ये सर्विसेज सामान्यतः सेना आदि से संबंधित होती हैं। इस सर्विस में काम करने वाले व्यक्ति अपनी ड्यूटी के कारण अपने कर्तव्य स्थल को छोड़कर मतदान दिवस पर मतदान करने के लिए नहीं आ सकते हैं। तब निर्वाचन आयोग ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वे अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सके, यानी अपने स्थान पर किसी को प्रतिनिधि बनाकर अपने स्थान पर अपनी इच्छा के अनुसार वोट डालने के लिए उस प्रतिनिधि को भेजे। ऐसा प्रतिनिधि जो वोट डालने के लिए जाता है उसी को हम प्रॉक्सी वोटर के नाम से
साथियों जानते हैं। तो ऐसा प्रॉक्सी वोटर अगर आपके मतदान केंद्र पर आता है तो वह मतदान करेगा ज़रूर ही, और मतदान करने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया की जाएगी। शाही लगाई जाएगी, मतदाता रजिस्टर में नाम का उल्लेख किया जाएगा, पूरे हस्ताक्षर आदि करवाए जाएंगे, टिप्पणी वाले कॉलम में प्रॉक्सी भी लिखा जाएगा। और जो प्रॉक्सी होता है साथियों, उसकी किस अंगुली पर शाही लगाई जाएगी, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर प्रॉक्सी के शाही लगाने का काम किया जाएगा और प्रॉक्सी के द्वारा वोट डाल दिया जाएगा। साथियों इसके अलावा एक पोस्टल बैलेट वाला मसला होता है। अगर आपको प्राप्त निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के सामने या ऊपर या पास में पीबी की सील लगी हुई है, पोस्टल बैलेट लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए कि ऐसा मतदाता मतदान केंद्र पर प्रत्यक्ष रूप से आकर वोट नहीं डाल सकता। यदि आपके मतदान केंद्र पर कोई ऐसा मतदाता आता है और जांच पड़ताल में यह पाया जाता है कि निर्वाचक नामावली में उसके नाम पर पीबी लिखा हुआ है, तो कृपया उसे आप वोट न डालने दें, क्योंकि उनको पोस्टल बैलेट से वोट डालने की अनुमति दी गई थी, जिसका उपयोग या तो उन्होंने कर लिया या वो उपयोग करने से वंचित रह गए। चाहे वो आपको ये कहे कि मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी और मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन बाद में मेरी इलेक्शन की ड्यूटी कैंसिल हो गई और मैंने पोस्टल बैलेट भी नहीं डाला, लेकिन उसके बाद भी आप उन्हें बताइए कि एक बार अगर निर्वाचक नामावली में आपके नाम के साथ पोस्टल बैलेट अंकित हो गया तो अब आप सामान्य मतदाता के तौर पर कंट्रोल यूनिट से मतदान नहीं कर सकते, उन्हें वापस सम्मान लौटा दीजिए। तो साथियों इस तरह के विशेष प्रकरण होते हैं। हमने संक्षेप में आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यह वीडियो उपलब्ध कराया है। आप बताइए कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। और अब चूंकि निर्वाचन निकट आ गए हैं राजस्थान के भी, तो कोई ऐसा विषय है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए। ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।